And so, but again, India should understand that we're not going to make the same mistakes with India that we made with China 20 years ago in terms of saying, oh, we're gonna let you, be able to develop all these markets, and then the next thing we know, you're beating us in a lot of commercial things. We're going to make sure that whatever we do, it's fair to our people, because ultimately we have to be accountable to our own people, just as the government of India has to be accountable to its people. अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू इमराद। दोस्तों, यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन्होंने मिडिल ईस्ट में एक समिट से खिताब करते हुए कहा है कि जिस तरह की कंसेशंस हमने चाइना को दी थी कि चाइना के साथ डायरेक्ट कंपटीशन में शुरू में अमेरिका नहीं आया था, और चाइना ने अपनी इकोनॉमी पर फोकस करते हुए अपने आप को बहुत बड़ी इकोनॉमिक पावर बनाया, एज वेल एज एक बहुत बड़ी मिलिट्री पावर भी बनाया। उसकी वजह से अमेरिका कई मामलों में अब चाइना से पीछे रह रहा है। या आने वाले वक्त में हम देखेंगे कि चाइना अमेरिका को कई नीश टेक्नोलॉजीज में पीछे छोड़ देगा। डायरेक्टली उन्होंने ये कहा है कि हम इंडिया को वो सेम कंसेशंस देंगे ही नहीं, और इंडिया को इस काबिल ही नहीं रहने देंगे कि वो अमेरिका को किसी भी टाइम पर कम्पीट कर सकें। ये अपने आप में बहुत बड़ा बयान है कि अमेरिका जो इस वक्त ईरान के साथ जंग लड़ रहा है, वेनेजुएला में वो तबाही मचा चुका है, वो ओपनली ये कह रहा है कि इंडिया को तो हम इस काबिल ही नहीं छोड़ेंगे कि वो किसी भी किस्म के कंपटीशन के लिए अपने आप को तैयार रख सके अमेरिका के खिलाफ। बिकॉज अल्टीमेटली इस दुनिया में कोई भी कंट्री अगर इकोनॉमिकली या मिलिटरीली स्ट्रांग हो रही है तो उसके पीछे कुछ अजाइम होते हैं। लेट्स सपोज अगर पाकिस्तान है तो पाकिस्तान अगर मिलिटरीली कुछ नए इकदाम उठा रहा है तो उसके पीछे आपके कुछ गोल्स होते हैं, और वो गोल्स बियॉन्ड इंडिया होते हैं। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ अपने हर चीज इंडिया को देखते ही करनी होती है। इसी तरह इकोनॉमिकली, मिलिटरीली, स्ट्रेटेजिकली जो भी आप इकदाम उठा रहे होते हैं उसके कुछ पर्टिकुलर गोल्स होते हैं। कुछ गोल्स होते हैं जो सिर्फ आपकी अपनी तरक्की या आपकी अपनी सेफ्टी के लिए होते हैं। कुछ गोल्स होते हैं जहां आपने अपनी सी बड़ी पावर्स को कम्पीट करना है और उनको सरपास करना है। लेकिन इस बयान के बाद इंडिया के कई जो ख्वाब थे पाकिस्तान को कम्पीट करने के या चाइना को कम्पीट करने के, वो तो चकनाचूर हो चुके हैं। जैसा कि इंडिया का सबसे बड़ा ख्वाब एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को एक्वायर करना था जिससे वो अपनी नेशनल डिफेंस की नीड्स को पूरा कर सके। और एयरफोर्स कितनी ज्यादा अहम है वो हम ईरान के कॉन्फ्लिक्ट में देख चुके हैं कि बेशक ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छा ऑफेंसिव वेपन है, और ईरान ने उससे मल्टीपल यूएस बेसिस पर, मल्टीपल यूएस और इजरायली साइट्स पर तबाही भी मचाई है, बहुत ज्यादा डैमेजेस भी किए हैं। लेकिन आपने ये चीज भी पैरेलल देखी होगी कि अमेरिका और इजराइल ने उसके मुकाबले में जो डैमेजेस ईरान को पहुंचाए हैं वो नाकाबिले तलाफी हैं। यहाँ तक कि ईरान की एयर स्पेस पर अमेरिका और इजराइल का कंट्रोल है कंप्लीटली। इजरायली और यूएस फाइटर जेट्स ईरान के ऊपर आते हैं, वो अपने मिशन परफॉर्म कर रहे हैं, लेजर गाइडेड बॉम्ब्स, जेडैम्स वो ड्रॉप करते हैं और इजीली अनचैलेंज्ड वो वापस चले जाते हैं। तो एयरफोर्स को अगर काउंटर करना है तो वो आप ये बैलिस्टिक मिसाइल से नहीं कर सकती, ये तो ऑफेंसिव वेपन है। जो डिफेंसिव लेयर होती है आपकी सबसे पहले वो आपकी एयरफोर्स ही होती है, और उसमें हम देख चुके हैं कि ईरानियन एयरफोर्स हमें बहुत ज्यादा इन एक्शन नजर नहीं आई, ना ही ईरान कोई एयर टू एयर किल परफॉर्म कर सका ताकि इजरायली या यूएस एयरक्राफ्ट ईरान में आने से डरें। लेकिन इन दोनों कंट्रीज को पता है कि ईरान की एयरफोर्स कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करती, तो उनके लिए ये एयर सुपीरियरिटी गेन करने की सिंपल सी निंजा टेक्निक है जिसको वो कैश कर रहे हैं। लेकिन अगर यही ईरान के पावरफुल बैलिस्टिक मिसाइल आर्सेनल के साथ ईरान की एयरफोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं बट कंसीडरेबल हद तक स्ट्रॉन्ग होती, या उनके पास प्रॉपर फोर्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट और एक्टिव रडार गाइडेड मिसाइल जैसे बीवीआर मिसाइल्स होते, तो अभी तक हम शायद ये देख चुके होते कि इजराइल या यूएस के भी 3 से 4 एयरक्राफ्ट शूट डाउन हो चुके होते। और अगर 3 से 4 तो दूर की बात, 2 से 3 एयरक्राफ्ट भी ईरान हिट कर पाता अभी तक, तो यूएस और इजराइल अपनी एयर स्ट्राइक्स की शिद्दत रोक चुके होते। सेम यही सिचुएशन इंडिया ने मई 2025 में क्रिएट करने की कोशिश की थी। हमने 70 एयरक्राफ्ट इंडिया के देखे फिजा में, जिनमें से ज्यादातर एयर टू ग्राउंड वेपन्स कैरी कर रहे हैं। उनमें से 3 से 4 एयरक्राफ्ट अपना पेलोड ड्रॉप कर पाए, बाकी इस वजह से नहीं कर पाए बिकॉज जब पाकिस्तानी फाइटर जेट्स ने बीवीआर मिसाइल्स फायर किए तो तमाम के तमाम फाइटर जेट्स डिफेंसिव पोजीशन में चले गए इंडिया के। तब उनका काम था सिर्फ अपने आप को बचाना, ना कि पाकिस्तान पर अटैक करना। लेकिन लेट्स सपोज अगर पाकिस्तान की एयरफोर्स इतनी डेवलप ना होती और पाकिस्तान की एयरफोर्स में मॉडर्न इक्विपमेंट ना होता, तो वो 70 के 70 फाइटर जेट्स ने एयर टू ग्राउंड ऑपरेशंस परफॉर्म करने थे, और उसके मुकाबले में कितनी तबाही होनी थी ये बियॉन्ड इमेजिनेशन है। इसी तरह इस वक्त जो सबसे ज्यादा कंसर्निंग चीज है इंडिया के लिए
चाहिए वो ईरान की जंग, पाकिस्तान की रॉकेट फोर्स, ब्ला ब्ला ब्ला, इन तमाम चीजों से आगे वो सबसे ज्यादा कंसर्निंग चीज है J-35, क्योंकि वो एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है। पाकिस्तान इवन इनसाइड इंडिया उससे ऑपरेट कर सकता है और ऐसी टैक्टिक्स डेवलप की जा सकती हैं जिससे डीप इनसाइड इंडिया जाके ना सिर्फ एयर टू एयर ऑपरेशंस बल्कि एयर टू ग्राउंड ऑपरेशंस कंडक्ट किए जा सके। स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के आ जाने से इंडिया के एयर टू एयर रिफ्यूलर्स, इंडिया के एवैक्स एयरक्राफ्ट सबसे ज्यादा खतरे में आएंगे, बिकॉज वही आपकी एयरफोर्स की कान और आंख के तौर पर काम करते हैं। और अगर आपका फ्लाइंग एवैक्स शूट डाउन हो गया तो आपकी पूरी की पूरी एयरफोर्स, बेशक उसके 50 जहाज ही हवा में क्यों ना उड़े हों और तमाम के तमाम वेपन्स ही कैरी क्यों ना कर रहे हों, वो ब्लाइंड हो जाएंगे। तो J-35 के आने से पाकिस्तान ऐसे एयरक्राफ्ट को ज्यादा इजीली शूट डाउन कर सकता है, बिकॉज इससे आप इंडिया के अंदर जाके उन पर BVR मिसाइल्स फायर कर सकते हैं। इंडिया के जहन में ये था कि वो अमेरिका से F-35 खरीद सकते हैं अगर वो रशिया से ऑयल परचेज करना बंद कर दें या रशिया से की गई कुछ डिफेंस डील्स को बैक बर्नर पर रख दें, लेकिन अब वो भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा। यूएस डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ओपनली ये चीज कह चुके हैं कि हम इंडिया को डेवलप ही नहीं होने देंगे कि वो किसी पॉइंट पर आके यूएस को टक्कर दे सके या यूएस से कम्पीट कर सके या उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजीज आ जाएं जिससे वो कल को यूएस के हम पल्ला कंसीडर भी किए जाएं दुनिया में। तो ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव बयान है। इस चीज को मैं जाती तौर पर कंडेम इस वजह से करूंगा कि अगर आज इंडिया के बारे में ये बयान दिया जा सकता है तो कल को पाकिस्तान या इवन दूसरी कंट्रीज के बारे में भी बयान दिया जा सकता है। और ये डिप्लोमेटिकली एक ब्लंडर है जो डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो अमेरिका के हैं उन्होंने किया है। बट इंडिया के सिक्योरिटी पैराडाइम में देखा जाए तो ये इंडिया के लिए एक नई मुसीबत है कि अगर Su-57 खरीदेगा स्टेल्थ एयरक्राफ्ट रशिया से, उस पर भी अमेरिका की सैंक्शंस आएंगी। F-35 अव्वल तो यूएस शायद ना दे, अगर देगा भी तो वो इंतहाई ज्यादा डाउनग्रेडेड F-35 होंगे, कंप्लीट कंट्रोल इंडिया को नहीं दिया जाएगा। तो ऐसे लूले लंगड़े स्टेल्थ एयरक्राफ्ट लेने से बेहतर है कि आप ना ही लें। दूसरी तरफ पाकिस्तान के लिए ये चीजें ज्यादा फेवरेबल हैं अभी के लिए, जहां पाकिस्तान को चाइना से J-35 मिल जाएगा आने वाले 2 से 3 सालों तक, जबकि उसके मुकाबले में इंडिया को भी अगले एटलीस्ट 10 से 15 साल का टाइम चाहिए अगर वो किसी स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को अपनी एयरफोर्स में लेकर आना चाहते हैं। खास तौर पर मैं M का एयरक्राफ्ट की बात कर रहा हूं। लेकिन अगर 35 की तरफ भी इंडिया जाता है तो ये भी देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि उसमें किस किस्म की कंसेशंस इंडिया को मिलती हैं। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।